4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 15 अप्रैल को वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अनुमानित डेट जो आई है उनकी साइट पर, वो सुनवाई की हो सकती है। दोस्तों बात यह है कि जिस कानून को इतनी तेज़ी से पास करा करके लागू भी कर दिया गया है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं, क्या उसको चुनौती में कुछ मिल पाएगा? देखिए, पहले लफ्ज़ों में तो यह है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज तारीख जो भी हो, 15 तारीख में या जब भी वक्फ के ऊपर कोई बात आए आप देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है, फिर भी उम्मीद की किरण एक आम आदमी की सरकार के विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध जब कुछ आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ देखता है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 फैसले ऐसे आए कि मैंने जो शुरुआत में बात आपसे कही कि बिल्कुल नहीं होगा कुछ, मुझे भी उम्मीद 1% बन गई। तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगा दी गई और बताया ये कि आपके अधिकार बड़े सीमित हैं। आप जो फाइलें दबाने का काम करते हैं केंद्र के या किसी के भी इशारे पर, ये मेरे शब्द हैं, नहीं करने चाहिए आपको। और यूपी सरकार को भी फटकार लगा दी। ये 2 फैसले जब आए तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें तो लग जाती हैं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इससे आगे मेरा क्या इम्तहान लेगा। बात यह है दोस्तों कि जब तमिलनाडु के राज्यपाल का जो भी रवैया आपने पीछे देखा है, अच्छा आपको उड़ीसा का खबर नहीं आएगी, क्योंकि उड़ीसा में सरकार भी राज्य बीजेपी की है, राज्यपाल भी अपना है। जहां इनकी सरकारें होती हैं, इनके राज्यपाल होते हैं, वहां से चूं चपाक की कोई खबर ही नहीं आती। खबर कब आएगी? जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होगा दिल्ली में और LG जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा, मतलब लोग कहते हैं ऐसा, वहाँ आपको शोर मचेगा। अब दिल्ली में कोई शोर है नहीं, चीफ मिनिस्टर बीजेपी की बन गई है, राज्यपाल। इतना स्मूथली काम चलेगा, अब इतना स्मूथली काम चलेगा कि कोई शोर ही नहीं आएगा। लेकिन जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो राज्यपाल का रवैया ऐसा हो जाता है जैसे पाकिस्तान का राज्यपाल। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। खबर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ, वक्फ बिल की। पाकिस्तान की खबर नहीं दे रहा हूँ मुझे, हालांकि मेरे जहन में पाकिस्तानी आया था एक बार, लेकिन मैं पाकिस्तान की कोई खबर आपको यूँ नहीं दूंगा क्योंकि चेंज ही हो जाएगा जहन। मैं आपको उप राष्ट्रपति की खबर दूंगा। ये बंगाल के गवर्नर थे। रात दिन ममता बनर्जी चुनी हुई सरकार उसके मामले में हस्तक्षेप करने की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। रात दिन यही लड़ाइयां। चलिए, अब ये राज्यपाल जो थे हमारे धनखड़ साहब, ये बन गए उपराष्ट्रपति। वहां तो ये कह रहे थे कि ये जो चुनी हुई सरकार है, इसके बीच में हस्तक्षेप करना राज्यपाल का क्या संवैधानिक है क्या नहीं है, मतलब बता रहे थे, कहने की बात नहीं, बता रहे थे अपने आचरण से। अब चले गए साहब कहां? उपराष्ट्रपति बन गए। अब कॉलेजियम का मसला है, मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूं। चुनी हुई सरकारों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे कॉलेजियम के बामुकाबले। बंगाल में चुनी हुई सरकार के संविधान को ज्यादा नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति बने और लगा यूं के कॉलेजियम जजों की एक बाकायदा मोनोपोली है, तो वहां ये कहने लगे अपने बातों में कि जो चुनी हुई लोकसभा सरकार है, जो लोकसभा है, वो उससे सर्वोपरि होनी चाहिए। है या नहीं वो बात अलग है, यानी कि दोनों तरफ रवैये खत्म। वहां तो लोग चुनी हुई सरकार बंगाल में उसके ऊपर हावी हो रहा था, एक प्रशासनिक जो स्तर है, और यहाँ पर चुनी हुई सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार को कॉलेजियम पर भारी कर रहे थे। ये दुरंगे व्यवहार आपने देखे हैं। बड़ी मोटी और टिपिकल बात है जो मैंने आपको सुनाई है, शायद समझ में आ पाई हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 फैसले जो आए, एक फैसले में तो केरल के बंदों को बता दिया, राज्यपाल का विधेयक को रोकना अवैध और मनमाना, सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु गवर्नर को फटकार। एक हिंदू की खबर छपी थी बड़ी अच्छी, वो देखता हूँ मैं अगर मुझे मिल जाती है। उसमें उन्होंने तमिलनाडु के बारे में बताया कि तमिलनाडु में दरअसल हो क्या रहा है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश को बताया, BBC की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रयागराज में जिनका घर ढहाया उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बल्कि मेरी तो राय योगी जी को यह है
कि प्रयागराज में जिन मुसलमानों ने महाकुंभ के दौरान जितने भी श्रद्धालु थे उनके मरहम पट्टी की, अपने घरों में जगह दी, मदरसों में दी, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दें, सिर्फ कंधा थपथपा दें, पैसे मत दें। वैसे तो आप वक्फ के माध्यम से उसी मदरसों को टेक ओवर करने जा रहे हैं, लेकिन ये काम कर लें। लेकिन वहाँ जो जावेद अंसारी का घर तोड़ा था दुनिया भर के, अब कह दिया है उसने, अब 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, ये खबर है। सुप्रीम को ये पूरे बुलडोजर बाबा का तस्वीर भी लगी हुई है। ये खबर देख लीजिए तमिलनाडु के बारे में है कि कानून मील का पत्थर, सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु के राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ये लंबी बात है, लंबी नहीं करूंगा, छोटी बात बताऊंगा। खैर, मैं वक्त पर आता हूं। ये 2 फैसले उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार और वहां पर तमिलनाडु के राज्यपाल को लगभग फटकार। इससे मुझे सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीदें बंधी। सुप्रीम कोर्ट इतना तो जानता है कि किस इंटेंशन के साथ कौन सी चीज़ लाई जा रही है। हाँ, संविधान के मुताबिक लाए अमित शाह, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। कानून पास कराया है, वोटिंग हुई है, हस्ताक्षर किए गए हैं, जेपीसी पहले बनाई गई थी, सारे काम बहुत तेज़ी से तो हुए हैं, लेकिन कर दिया गया है। ऐसे में इंटेंशन समझ ले अगर सुप्रीम कोर्ट, और समझ ले कि कुछ वक्फ बोर्ड के लोग जो हैं उनकी बातों में कोई जान है, मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये 2 फैसले जो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट वाकई अपनी जो पोजीशन है या थी उसको दोबारा से या बार बार सुदृढ़ कर सकता है। जो पिछले वाले चंद्रचूड़ साहब थे जिन्होंने कहा था मैं सोचता हूँ इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, चूँकि ज़मीर खड़ा हो जाता है, सामने ज़मीर खड़ा हो जाता है। बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, बिछड़े थे ना, रिटायर हो गए थे चंद्रचूड़ साहब, तो बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, मुद्दतों तुझे तेरा ज़मीर सज़ा देगा। ज़मीर खड़ा हो जाता है दोस्तों। तो बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर की भी है, सुप्रीम कोर्ट के उस, मैं कह सकता हूँ कि जो सदियों से, ज़माने से उसकी पोजीशन बनी हुई है उसकी भी है। और ये 2 फैसले जिस प्रकार से आए, बीजेपी के राज्यपाल कहो या विपक्ष की सरकारों को परेशान करते हुए राज्यपाल कहो, उनको फटकार लगी तमिलनाडु में, और यहाँ योगी सरकार को फटकार लगा दी। अखबार तो यही लिखता है कि जो बुलडोज़र बन के आपने वोटों का ध्रुवीकरण कराया है, घरों को तोड़ दिया गया, पैसे दीजिए आप। हालांकि इस पैसे से क्या होगा, जब उम्मीद है और उम्मीदों का घर तोड़ दिया गया है, उस परिवार के बीवी बच्चों को आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं 10 लाख रुपए उनके ज़ख्मों का मदावा है। आपने 3-3 मंजिला मकानों को जब गिराया, 2-2 मंजिला मकानों को गिराया है, 10 लाख रुपए में हल हो जाएगा। बात 10 लाख की भी नहीं है, महीनों इस कानूनी प्रक्रिया में जो पिसे होंगे उसकी कोई कीमत है। मैं आखिरी में एक बात सुनाता हूँ। एक फिल्म आई थी दुश्मन, राजेश खन्ना की, बड़ी शानदार फिल्म है, आप देखिएगा ज़रूर। उसमें ट्रक के चलाते समय वो शराब पी रहा था राजेश खन्ना, एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, अदालत में केस जाता है, उसे सज़ा सुनाती है। वहीं वो मरने वाले की वाइफ होती है मीना कुमारी, वो आ जाती है कि सरकार एक बात ये बताइए, आप इसको सज़ा दे देंगे लेकिन मेरा हस्बैंड तो गया, मेरी घर में जवान नंद मौजूद है, खेतों का मामला है, मेरा पति मारा गया। तो वहाँ सज़ा जज साहब ये देते हैं कि ये जो बंदा है राजेश खन्ना, जिसने ट्रक के माध्यम से उसको मार दिया था शराब के नशे में, उसी गांव में जा कर के उसकी खेती बाड़ी करेगा, उसकी जिम्मेदारियां अदा करेगा। तो जब वो गांव में जाता है तो उसको दुश्मन चाचा के नाम से सब बच्चे पुकारते हैं, दुश्मन, दुश्मन चाचा। वो आदमी वहाँ से भागता है कि मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, इस परिवार का पोषण में नहीं कर सकता। तो वहाँ वो आशीष सेन, बड़े शानदार अदाकार हुआ करते थे, डायरेक्टर भी थे, वो बैठे रहते हैं गांव की पगडंडी में कि जाइए अंदर, खेती कीजिए, परिवार को संभालिए। बहरहाल होता यह है कि राजेश खन्ना फिर वहाँ पर उस परिवार को संभालता है, और गांव के अंदर जो पंचायत में का जो वहाँ पर वो होता है, जिसे कहते हैं प्रधान वगैरह, वो जो जुल्म करता है उसके जुल्म से निजात दिलाता है। लड़की की, उसकी जिसका मीना कुमारी की ननंद, उसकी शादी करता है, उसका रिश्ता कराता है। और आखिरकार ये होता कि एंड में मीना कुमारी उसको देखती नहीं है। वो आखिर में जब एक सीन ऐसा आता है दोस्तों कि राजेश खन्ना उसके ऊपर कुछ जो है मीना कुमारी पे, उसके परिवार पे गुंडे कुछ करते हैं, आखिर में वो उसे देवर जी कह के पुकार लेती है। क्या ज़बरदस्त फिल्म थी वो। कोर्ट के फैसले थे, मैं नहीं कह रहा संविधान के मुताबिक थे वो, लेकिन कोर्ट्स को ये बातें देखनी चाहिए। कब की फिल्म है राजेश खन्ना की दुश्मन, क्या ज़बरदस्त नज़ीर उसमें पैदा हुई। मुझे नहीं पता किताबों के मुताबिक वो फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अपना विवेक होता है। देख लें क्या विवेक है, इंटेंशन क्या है।
वक्फ के बिल को लाने की, कानून बनाने की क्या इंटेंशन है। और अब ये बता रहे हैं हमने तो मुसलमानों का बड़ा भला किया है। आखिर में एक शेर और सुनाता हूँ दोस्तों, वो ये कह रहा कि अब अल्फाजों को तरतीब न दे, अब अल्फाजों को तरतीब न दे, मुझे लहजे समझ में आते हैं। ये लहजा जो है आपका वक्फ बिल लाने का, कानून को बनाने का, वो लोगों की समझ में आता। जय हिंद।